हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HSSC TGT स्क्रीनिंग 2023 और HSSC CET मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंतर्गत टॉपिक करेंगे जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण से अभिप्राय है जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में परिवर्तन, जिसके कारण यह जल प्राकृतिक अवस्था में प्रयोग करने योग्य न रहे। तो वाटर पोल्यूशन का मीनिंग ये है कि जल के जो भौतिक हैं यानी फिजिकल हैं, रासायनिक यानी केमिकल हैं और जैविक जो हैं बायोलॉजिकल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, और जिसकी वजह से जो जल यानी पानी या वाटर जो है प्राकृतिक अवस्था में, नेचुरल सिचुएशन में जो है प्रयोग करने लायक नहीं रह जाता। अब आता है जल प्रदूषण के स्रोत, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल जीवन का आधार है। हम सभी जानते हैं कि जो पानी है वो लाइफ का जो है बेसिस है। हमें पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने व कारखाने हेतु जल की आवश्यकता है। इन क्रियाओं के लिए अधिकतर जल नदियों अथवा भूजल स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर पदार्थ जल में घुलनशील है, फलस्वरूप जल आसानी से प्रदूषित हो जाता है। अब जैसे जो अधिकतर पदार्थ है वो जल में घुलनशील है यानी मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल जो है आसानी से पोल्यूटेड हो जाता है। जल प्रदूषण के केंद्रित स्रोत यानी पॉइंट सोर्स जो हैं दोनों रूपों में पाए जाते हैं। निश्चित केंद्रों के रूप में कारखाने, ताप, बिजली घर, खदान, तेल के कुएं आदि आते हैं। अगर बात करें हम निश्चित केंद्र के रूप में, तो कारखाने, ताप, बिजली घर, खदान, तेल के कुएं इत्यादि आते हैं। और अकेंद्रित स्रोतों का जो निस्राव है वो केंद्रित नहीं है। खेतों से जल प्रवाह, नालों और नदियों का प्रदूषित जल व वायुमंडल से धूल का जमाव इत्यादि ऐसे स्रोत हैं। तो अब हमने बात करी कि जल प्रदूषण के जो केंद्रित स्रोत हैं वो दोनों रूपों में पाए जाते हैं, निश्चित केंद्रों में भी और अकेंद्रित जो है उसमें भी। तो ये तो था आपका जल प्रदूषण के स्रोत। अब बात करते हैं भूजल प्रदूषण की, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन की। कुल जल का 6.2% भाग भूजल के रूप में है। जो टोटल अगर हम वाटर का देखें तो 6.2% जो पार्ट है वो भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर है। यह सतही जल की अपेक्षा 30 गुना अधिक है। भूजल सतही जल की अपेक्षा कम प्रदूषित होता है क्योंकि यह जल मृदा से छनकर भूजल तक पहुंचता है, परंतु भूजल के अन्य स्रोत हैं कारखानों द्वारा अवजल को भूजल में मिलाना, सेफ्टी टैंक से निस्राव, भूगर्भीय खनन आदि भूजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। भूजल का फ्लोराइड, नाइट्रेट व आर्सेनिक से संदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। तो ये रीजन है अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन के। अब हम बात करते हैं सतही जल प्रदूषण यानी सरफेस वाटर पोल्यूशन की। फर्स्ट है इसमें अवजल यानी सीवेज। अवजल को हम कहते हैं सीवेज। नदियों व झीलों में अवजल लाने वाले गंदे नालों का मिलना। नदियों व झीलों में सीवेज लाने वाले गंदे नालों का मिलना। सेकंड है कारखानों का अपजल, वो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। कारखानों से निकलने वाले रसायन, केमिकल्स, अम्ल, क्षार, फिनॉल, अमोनिया, रेडियोथर्मी पदार्थ इत्यादि नदियों में डाल दिए जाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, रसायन, अम्ल, क्षार, फिनॉल, अमोनिया, रेडियोथर्मी पदार्थ जो है नदियों में डाल दिए जाते हैं। इसकी वजह से भी जो है सरफेस वाटर पोल्यूशन होता है। थर्ड है अपमार्जक। अपमार्जक होता है
डिटर्जेंट्स। कपड़े और बर्तन धोने के लिए प्रयोग होने वाले अपमार्जक भी जल को प्रदूषित करते हैं। कपड़े और जो बर्तन धोने के लिए जो डिटर्जेंट्स जो हैं प्रयोग किए जाते हैं वो भी जल को पॉल्यूटेड करते हैं और डिटर्जेंट्स की वजह से भी जो है वाटर जो है वो पॉल्यूटेड होता है। फोर्थ है उर्वरक व रसायन। उर्वरक का मतलब होता है फर्टिलाइजर्स और रसायन का मतलब होता है केमिकल्स। कृषि में प्रयोग होने वाले उर्वरक और अन्य घातक रसायन जो हम एग्रीकल्चर में खेतों में जो प्रयोग करते हैं फर्टिलाइजर्स और अन्य जो फैटल जो केमिकल्स हैं वो जल प्रवाह के साथ नदियों में मिल जाते हैं। वाटर फ्लो के साथ जो है रिवर्स में वो मिल जाते हैं। पांचवा आता है तेल यानी ऑयल। तेल के कुओं और टैंकरों से निकलने वाला तेल महासागरीय जल को प्रदूषित करता है। तेल के जो कुएं हैं और टैंकर हैं उनसे निकलने वाला जो तेल है वो महासागरीय जल को प्रदूषित करता है। अगला पॉइंट है ताप, टेम्परेचर। कारखानों से निकले अवजल का तापमान अधिक होने के कारण नदियों के जल का तापमान भी बढ़ जाता है और यह संवेदनशील जीवों के लिए हानिकारक है। तो कारखानों से जो निकले जो अवजल हैं उनका तापमान जब ज़्यादा हो जाता है तो नदियों के जल का तापमान भी बढ़ जाता है और ये जो है फिर हम कह सकते हैं कि जो संवेदनशील जीव हैं उनके लिए भी हानिकारक है। तो सरफेस वाटर पोल्यूशन में फर्स्ट है सीवेज, सेकंड है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, थर्ड है डिटर्जेंट्स, फोर्थ है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, फिफ्थ है ऑयल और सिक्स्थ है टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्या बात करेंगे अब? इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। 1953 में जापान के मिनामाटा शहर में प्रदूषित मछलियां खाने पर सैकड़ों लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा था। इस दुर्घटना से लगभग 2000 लोग प्रभावित हुए, लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 700 लोग स्थायी तौर से अपाहिज हो गए। ये बात हो रही है 1953 की। जापान के मिनामाटा शहर में पॉल्यूटेड मछलियां खाने पर सैकड़ों लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा या उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से लगभग जो है 2000 लोग प्रभावित हुए और लगभग 50 से जो ज़्यादा लोगों की जो है इसमें जो है हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मृत्यु हुई थी और लगभग 700 लोग अस्थायी तौर से अपाहिज हो गए, मीन्स परमानेंटली। 1956 में पता चला कि मिनामाटा त्रासदी के लिए जिम्मेदार रसायन मिथाइल युक्त पारा मिथाइल मरकुरी था। इससे यह तथ्य सामने आया कि जाने अनजाने में नदियों में छोड़े जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ मानव जीवन के लिए भारी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। शहरों से निकलने वाले मलमूत्र एवं अपशिष्ट पदार्थ जल में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों का भंडारण करते हैं। ये पदार्थ महासागरों में नाइट्रेट और फॉस्फेट की सांद्रता बढ़ा देते हैं, जिससे जलीय स्रोतों में यूट्रोफिकेशन यानी अतिपोषण की समस्या सामने आई है। जल प्रदूषण का दूसरा प्रमुख कारण है कच्चा तेल। टैंकरों से लगातार रिसाव और दुर्घटनाग्रस्त टैंकरों के कारण समुद्र में कच्चा तेल फैल जाता है। इस तेल और कार्बनिक कचरे के कारण जो है जलीय वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जलीय वनस्पति और जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इनकी संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में जीव जंतु दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं या मारे जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई जो है प्रदूषित मछलियों वाला एग्जाम्पल मिनामाटा शहर में, जिसका रीजन बताया गया था मिथाइल मरकुरी, और सेकंड की हमने बात करी कच्चे तेल की। फिर है मृत जीव जंतुओं और वनस्पतियों के सड़ने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। तो मृत जीव जंतु जो हैं और जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उसके सड़ने से भी जो है स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। टैंकर दुर्घटनाओं में फैले तेल से छुटकारा पाने के लिए अक्सर भारी संख्या में जो है अपमार्जक समुद्र में डाले जाते हैं। अपमार्जक को कहेंगे डिटर्जेंट्स, जिससे अतिपोषण की समस्या सामने आई है। नालों और सीवरों के रास्ते
नदियों तक जाने वाले प्रमुख हैं। कुछ धातुएं आहार श्रृंखला के रास्ते भोजन के रूप में मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और निरंतर जमा होती रहती हैं। इनमें पारा, क्रोमियम, निकेल, कैडमियम और सीसा आदि प्रमुख हैं। भूजल में आर्सेनिक की उपस्थिति बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में विभिन्न रोगों का कारण है। भूजल में नाइट्रोजन की अधिकता से मेथिओग्लोबिनीमिया नामक बीमारी होती है। जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस और दांतों व हड्डियों से संबंधित विकार सामने आए हैं। जल में कीटनाशकों की उपस्थिति विभिन्न शारीरिक विकारों से जुड़ी हुई है। इसी कारण DDT, एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन आदि कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। तो ये हमने पढ़े इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण की रोकथाम की। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। कानून और नियमों के आधार पर जल प्रदूषण को प्रदूषक की उत्पत्ति के स्थान से ही आसानी से रोका जा सकता है, परंतु जहाँ प्रदूषकों की उत्पत्ति का स्थान निश्चित नहीं है, जल प्रदूषण को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखकर जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। फर्स्ट है उर्वरक एवं कृषि में उपयोग होने वाले रसायनों का बुद्धिमत्ता से उपयोग हो। जो भी हम उर्वरक हैं और जो कृषि में जो और उपयोग होते हैं केमिकल्स, उनका हम जो यूज करें वो बड़े ही ध्यान से करें। ढलान वाले क्षेत्रों में इनका प्रयोग न्यूनतम हो। जो ढलानी क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल का प्रयोग जो है बहुत ही मिनिमम करना चाहिए। सेकंड है उर्वरकों के स्थान पर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले पौधों का इस्तेमाल हो। फर्टिलाइजर्स के जगह पर जो है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले पौधों का प्रयोग हो। थर्ड है कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग के लिए एकीकृत कीट प्रबंध की योजना अपनाई जाए। कीटनाशकों का मिनिमम प्रयोग के लिए जो एकीकृत है यानी यूनिफाइड जो है कीट प्रबंधन की जो है प्लानिंग की जाए। फोर्थ है जल प्रवाह के साथ मिट्टी की ऊपरी सतह का अपरदन रोका जाए। जो वाटर फ्लो है उसके साथ जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसका जो अपरदन है उसको रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए। आगे आते हैं हम 5वें पॉइंट पर, वर्षा जल के साथ अवजल के बह जाने की रोकथाम हो। जो बारिश का जो पानी होता है उसके साथ अवजल के बह जाने की रोकथाम हो, उसको रोका जाए। लास्ट है 6वां पॉइंट, वृक्षारोपण से मिट्टी का कटाव कम होगा और अफवाह भी। प्रदूषण के निश्चित केंद्रों पर रोकथाम के लिए कारखानों से निकलने वाले अवजन का शोधन हो और प्रदूषण के सूचक घटकों पर निरंतर ध्यान रखा जाए। जल में उपस्थित घुलनशील व अघुलनशील ठोस पदार्थ एवं लवण, जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD कहेंगे हम। BOD मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD, नाइट्रेट, फॉस्फेट व हानिकारक धातुएं जल के प्रदूषण का स्तर निर्धारित करते हैं। अवजल का शोधन इन प्रदूषकों की मात्रा कम कर देता है। नाइट्रेट और फॉस्फेट का शोधन यूट्रोफिकेशन की समस्या कम कर देता है। अवजल का निसंक्रमण भी एक प्रमुख घटक है। क्लोरीन, ओजोन व पराबैंगनी किरणों द्वारा जल का उपचार भी आवश्यक है। तो अब हमने ये पढ़ा कि कैसे जो है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो आज के वीडियो में हमने जो है वाटर पोल्यूशन के जो है कारण, उसके जो है इफ़ेक्ट्स और उसकी रोकथाम के जो हैं उपाय जो हैं ये पढ़े। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।